नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24/7 देख रहे हैं आप। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज शाम 8 बजे राजधानी देहरादून में सेफ हाउस में होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सीएम धामी समेत कई प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के चयन और नामों को लेकर मंथन होगा, जिसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को प्रत्याशी के नामों का पैनल भेजा जाएगा। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करेगी, सेफ हाउस में बैठक होगी, प्रत्याशी के नामों को लेकर मंथन होगा, केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को फिर इसका नाम भेजा जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और जो भी दावेदार है कार्यकर्ता उनके नाम भेजेंगे। अभी जिले से हमको प्राप्त होगा, उसका हम स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में 3 नाम का पैनल बनाकर केंद्र अपने संगठन को भेजेंगे। अब वो तो पहले जिले की जो हमारी कमेटी है, जिसमें जिलाध्यक्ष होते हैं हमारे राजेंद्र जी हैं, सौरभ बोगुणा जी हैं, ये सब लोगों से बातचीत करने के बाद जो नाम जिन जिन लोगों उसमें दावेदारी प्रस्तुत की है वो सारे नाम आएंगे, सब पार्लियामेंट्री बोर्ड में। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी बैठक करने जा रही है, सेफ हाउस में बैठक होगी। किन किन नामों पर ज्यादा चर्चा होने की संभावनाएं हैं अस्करी? अस्करी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मनीष। जी अस्करी, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करने जा रही है, सेफ हाउस में बैठक होगी। इस बैठक में क्या कोई नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा होना तय है? देखिए बिल्कुल मनीष, आज भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है शाम 8 बजे से शुरू होगी। देहरादून में किसी सेफ हाउस में बैठक रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स हैं वो इससे मौजूद रहेंगे, क्योंकि बागेश्वर उपचुनाव की जो अधिसूचना है चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। 5 सितंबर में चुनाव होना है और 8 सितंबर को उसकी मतगणना होनी है। अगर हम बात करें 17 अगस्त को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, 21 अगस्त को नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसमें अगर हम नामों की बात करें मनीष, इसमें खासतौर से जो स्वर्गीय मंत्री हैं चंद्र रामदास का निधन हुआ है हाल ही में, ऐसा माना जा रहा है कि उनके परिवार से किसी का टिकट फाइनल हो सकता है। हालांकि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 3 जो नाम है वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके पास आए हैं। इन तीनों नामों में से किसी एक नाम पर मोहर लगी, क्योंकि अभी इसका डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, यानी अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि भाजपा के पास कौन से 3 नाम आए हैं। लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही हैं वो चंद्र रामदास के बेटे जो है उनकी चर्चाएं चल रही है, उनके नाम पर इसमें मोहर लगाई जा सकती है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से बागेश्वर उपचुनाव जो है पेंडिंग था। लेकिन अब चूंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है और जो है 5 सितंबर को उसका चुनाव है, तो ऐसे में जो है आज से आचार संहिता भी लग गई है बागेश्वर इलाके में। लेकिन तमाम जो बीजेपी से जुड़े तमाम जो दिग्गज नेता है उनका मानना यही है कि इसके जो नतीजे हैं वो बिल्कुल चंपावत की तर्ज पर आएंगे। यानी रिजल्ट को लेकर के काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है भाजपा। अभी तक जहां तक नामों का आपने जिक्र किया है, कौन से 3 नाम आए हैं, तो इसमें अभी तीनों नामों का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी तमाम चर्चाएं हैं कि जो चंद्र रामदास जिनका देहांत हो गया है, उन्हीं के घर में से किसी एक व्यक्ति के नाम पर मोहर लग सकती है, चाहे उसमें उनकी पत्नी हो या फिर उनके बेटे हो। परिवार की एक सदस्य चुना जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, सौरभ बोगुणा उसमें मेंबर्स हैं जो कैबिनेट मंत्री भी हैं उत्तराखंड के। तो आज शाम को 8 बजे एक हाई प्रोफाइल बैठक है, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम जो मेंबर्स हैं वो बैठने वाले हैं। आज क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं के किनके नामों पर मोहर लगेगी, क्योंकि जाहिर है 3 नाम अगर पैनल में गए हैं तो किसी एक नाम को चुना जाएगा मनीष। और इसमें सबसे ज़्यादा है चंदन रामदास के बेटे की। और इसमें देखिए एक चीज़ और भी है, मेरे ख्याल से पूरा समीकरण देखने की कोशिश की जा रही होगी बीजेपी के द्वारा कि भाई हम अगर किसी को खड़ा करते हैं तो, क्योंकि इस वक्त जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, ऐसे में उन मुद्दों का भी असर ना पड़े अगर हम ऐसे चेहरे को खड़ा करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपने बताया अस्करी, चंदन रामदास, स्वर्गीय चंदन रामदास के बेटे, अगर उनको खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट भी गेन हो जाएगा और साथ में जो काम किए गए हैं चंदन रामदास द्वारा वो भी, उसको भी लेकर अगर वो वोट मांगे तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकें। देखिए जाहिर है मनीष, जहाँ तक सिंपैथी वोट बैंक की बात है,
जो जाहिर है इसमें भाजपा बहुत आगे है। इस तरह की तमाम रणनीतियां भाजपा पहले से तय करती है और हमने कई चुनावों में देखा भी है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें जो चंद्र रामदास जी का जनाधार काफी अच्छा है बागेश्वर क्षेत्र में, तो ऐसे में जो भाजपा है उसकी कोशिश यही है कि उनके परिवार में से किसी न किसी एक को टिकट दिया जाए। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है अपनी तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहा है, इसको कहा जा रहा है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर ये तमाम जो बैठकें वो हो रही हैं। जो टिकट तय होना है वो हो चुका है, जो हाईकमान है वहाँ से सिग्नल मिल चुका है, लेकिन अभी और जो है पुख्ता हो जाएगा जब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है उसके बाद क्या कुछ निकल कर आएगा। क्योंकि हमने खुद जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनसे भी सीधे बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर कोई अंतिम निर्णय लेगा, यानी 3 जो नाम आएंगे हो सकता है कोई और गिरासत का नेता वहां से निकल कर आए, उसका नाम इसमें शामिल किया जाए। तो ऐसे में हालांकि अभी फिलहाल फाइट जरूर नजर आ रही है, लेकिन इतना भी जरूर कहीं ना कहीं आश्वासन मिल रहा है तमाम जो नेता है उनसे कि जो चंद्र रामदास जो मंत्री हैं उनके परिवार में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा और बहुत जल्द वो नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा कि उनकी पत्नी को टिकट मिला है, उनके बेटे को टिकट मिला है। लेकिन भाजपा पूरे चुनावी मोड में है, किस तरह से चुनाव लड़ना है हर एक दृष्टिकोण से भाजपा बहुत बेहतर सोच रही है। और जिस तरह से कांग्रेस पे तंज भी कसा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर से कहा है कि जो कांग्रेस है वो चंपावत चुनाव जैसे नतीजों के लिए तैयार है, यानी बागेश्वर में भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद में भाजपा इस वक्त है। मनीष, अच्छा, चुनावी मोड में तो भाजपा रहती ही है, ऐसे में अगर हम बात करें विपक्ष की अस्करी, तो क्या जो विपक्ष है उसकी तरफ से भी कोई चेहरे का अनाउंसमेंट किया गया, भाई हमारी तरफ से तो ये चेहरा रहने वाले हैं, उनकी तरफ से कोई चेहरा आया है सामने अभी? देखिए अभी ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है मनीष, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और जो कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारी हैं वो भी इस मसले पर बैठक कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द कुछ एक घंटों बाद या 1-2 दिन के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों पार्टियों की तरफ से कौन कौन दावेदार होने वाले हैं। लेकिन हालांकि दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पार्टियां अपने कैंडिडेट्स के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है कि उस क्षेत्र में भाजपा की जीत हो या फिर कांग्रेस की जीत हो, दोनों पार्टी के नेता अपने हिसाब से पूरा दमखम लगा रहे हैं इस चुनाव में। लेकिन फिलहाल जहां तक उम्मीद है, क्योंकि तमाम जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, तमाम जो कहा जा सकता है कि एक अनुमान है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का भी, क्योंकि वहां पर उस क्षेत्र में चंद्र रामदास का काफी प्रभाव रहा है, उनका जनाधार भी काफी बड़ा रहा है उस क्षेत्र में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के पाले में सीट जाती हुई लग रही है। ये अभी देखना होगा कितनी कह सकते हैं कितनी शिकस्त जो है कांग्रेस दे पाती है इस चुनाव में और कितना मजबूत चेहरा जो है भाजपा के खिलाफ उतार पाती है कांग्रेस, ये देखना होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि अस्करी जो कांग्रेस है वो सोच रही है कि भाई इनको पहले देख लें भाजपा कौन सा चेहरा उतारती है और फिर उस हिसाब से वो पूरे समीकरण बैठाकर फिर वो उस दूसरे चेहरे को उतारना चाहेगी कि नहीं अब हम इसको उतारेंगे ताकि ये इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। देखिए जाहिर है मनीष, क्योंकि कांग्रेस जो है ये भी कहीं ना कहीं देख रही है, क्योंकि उसके बाद रणनीति बनाने का समय मिल जाता है और अपनी रणनीतियां बदलने का भी समय मिल जाता है। क्योंकि अभी से अगर कांग्रेस अपना जो प्रत्याशी है वो डिक्लेयर कर देती है, तो ऐसे में अगर कोई और मजबूत प्रत्याशी आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीतियां है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती है। तो ऐसे में फिलहाल कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है एक तरह से वेट कर रही है भाजपा की लिस्ट का, यानी भाजपा जब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी उसके बाद कांग्रेस कहीं जाकर अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। पूरी कोशिश है कांग्रेस की कोई मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए ताकि शिकस्त दी जाए भाजपा को। हालांकि दोनों पार्टियां एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश में। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे अस्करी, बागेश्वर सीट खाली हुई, अब वहां पर सबसे बड़ी चीज ये है जनाधार की जब हम बात करते हैं तो आपने जैसा बताया कि चंदन रामदास जी का एक अच्छा जनाधार था उस वहाँ पर, और ऐसे में भाई उनके परिवार को भी टिकट मिल सकता है, इधर 2 नाम और भी चर्चा में हैं, तो क्या वहाँ पर बीजेपी और ये जो विपक्ष है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर वहाँ पर ज़्यादा हावी रहेगा, और जो बीजेपी है, बीजेपी क्या सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम खेलेगी वहाँ पर, थोड़ा उनको सिंपैथी और उसके बाद माइंड गेम खेलने की कोशिश की जाएगी कि नहीं भाई हमने ये काम किया आप देख लीजिए, और बाकी आपको मालूम है चंदन रामदास कितने अच्छे आदमी थे, इस तरह की चीज़ों को लेकर जाएगी, और जो विपक्ष है वो किन मुद्दों को लेकर बागेश्वर में जाएगा? देखिए बिल्कुल मनीष, इसमें अगर हम विपक्ष की बात करें, चूंकि तमाम लंबे वक्त से हम देख रहे हैं चाहे कोई सा भी मसला हो, लेकिन उसमें अगर हम बात करें जिस तरह से केंद्रीय योजनाओं की मुखालफत लगातार विपक्ष करता आ रहा है, हाँ। इसमें खासतौर से अगर हम बात करें अग्निवीर योजना है
ये अंकिता भंडारी हत्या कांड है, चूंकि उसमें वीआईपी का खुलासा नहीं हुआ है और अभी चूंकि प्रदेश में राहुल गांधी की पदयात्रा भी प्रस्तावित है, 10 दिवसीय पदयात्रा है, तो ऐसे में लगातार डोर टू डोर जाने की कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि वो तमाम जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच जाए। इसमें अग्निवीर योजना जैसी तमाम जो योजनाएं हैं वो शामिल है, उनका विरोध चूंकि कांग्रेस लगातार कर रही है। इसके अलावा प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है फिलहाल, उसको लेकर के जनता के बीच जाया जाएगा, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है मनीष, जिस तरह से बड़े हीनियस क्राइम हुए हैं, चाहे इसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड है या कोई और इस तरह के मामले हों, उनको लेकर कांग्रेस की कोशिश है कि जनता के बीच जाकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि राज्य सरकार जो है बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है इस तरह के मुद्दों पर, और अभी देखना होगा और किस तरह के मुद्दे कांग्रेस के पिटारे में है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस चाहे अग्निवीर योजना हो या फिर इस तरह की तमाम योजना जो केंद्र सरकार ने लागू की है पूरे देश में, उनकी मुखालफत कांग्रेस कर रही है और जनता के बीच जाया जाएगा इस संदेश को लेकर के कि जो तमाम केंद्रीय योजनाएं हैं वो योजनाएं तो लाई जरूर गई है लेकिन धरातल पर नहीं उतरी है। इस तरह की तमाम बातें जो है वो सामने आती है। मनीष, अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। अब ये मुद्दे उठा के लेकर जाएंगे, हो सकता है बेरोजगारी का मुद्दा वहाँ उठा दें, हो सकता है आपका सेना का मुद्दा उठा दें, वहाँ पर अग्निवीर योजना का मुद्दा उठा दें, अंकिता भंडारी के मुद्दे उठा दें। लेकिन क्या एक विधानसभा के अंदर ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे काम करेंगे अस्करी वहाँ पर, कि ये मुद्दे वहाँ पर काम कर जाएंगे? ऐसे में जब किसी की डेथ हो गई हो और वो सीट खाली हो गई हो, तो क्या इन मुद्दों का वहाँ पर महत्व होता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर है मनीष, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं जज्बात में ना आकर के अपने मुल्क का सही इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ऐसे में अगर हम बात करें तमाम जिस तरह के मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर हालांकि जो हर एक मतदाता होता है उसका अपना अपना अलग माइंडसेट होता है, वो किस तरह से वोट देता है, किस तर्ज पर वोट देता है, उसका अपना एकाधिकार है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, चूंकि ये तमाम जमीनी मुद्दे हैं, चाहे इसमें अग्निवीर योजना हो, भ्रष्टाचार के मामले हो प्रदेश के, या महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये एकदम ग्रास रूट के मुद्दे हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस समझाने में कामयाब होती है लोगों को कि प्रदेश सरकार क्या कुछ उनके लिए कर रही है और क्या नहीं कर रही है, जो मुख्य बात है मनीष वो यही है कि कांग्रेस कितना जो है कामयाब हो पाती है अपनी बात समझाने के लिए लोगों को। हालांकि सिंपैथी वोट गेन करने में भाजपा आगे रहती है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि क्योंकि सिंपैथी वोट एक तरह से ऑलरेडी जो है चंद्रराम दास के परिवार के साथ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फाइट तो जरूर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। कांग्रेस अगर बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो जाहिर है कहीं ना कहीं शिकस्त भी झेलनी पड़ सकती है। ठीक है अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैनल में आपका। देवेंद्र भसीन जी, बागेश्वर सीट को लेकर बड़ी माथापच्ची चल रही है। ऐसे में ऐसी सुगबुगाहट है कि 3 नामों पर चर्चा होनी है, आज बैठक भी होनी है, 3 नामों पर चर्चा होनी है, जिसमें चंदन रामदास के परिवार में से भी किसी को टिकट मिल सकता है। अब सर, अंदर की हकीकत आप ही बता सकते हैं, तो सर किस पर मजबूती जाता लग रही है आपको? देखिए, ये पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है जी प्रदेश स्तर से एक नामों का पैनल जो है जी वो सामान्य तौर पर केंद्र को भेजा जाता है जी और उसके बारे में आज बैठक जो हो रही है उसमें चर्चा होगी। जी कौन से नाम आएंगे और कौन से नहीं आएंगे इसके बारे में तो ना हमको जानकारी है जी और ना हमें कुछ इस बारे में कहना है। जी केवल यही है कि जो प्रदेश पैनल आगे भेजेगा उस पर केंद्र के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो अपना निर्णय लेता है और नाम की घोषणा कर देता है। जी वो हमारे प्रत्याशी होंगे, जी तो जो भी प्रत्याशी होंगे तो निश्चित तौर पर पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी जी और बागेश्वर का उपचुनाव भी हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो पहली बात तो ये कि हम अपना जो भी चुनाव जीतते हैं वो केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर जीते हैं और चंद्र रामदास जी के कार्यकाल में जो काम उनके द्वारा किए गए अपने क्षेत्र के अंदर उनके आधार पर हम जीतेंगे। हमें कांग्रेस की कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी अपनी ताकत है, हमारे काम अच्छे हैं, हमारा संगठन मजबूत है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चंपावत में हमने भारी मतों के संग चुनाव जीता था उपचुनाव, उसी प्रकार से बागेश्वर में भी हम उपचुनाव जीतेंगे। कांग्रेस जो मर्जी भ्रम फैलाती रहे लेकिन प्रदेश की जनता जानते है कि यही पार्टी है जिसके नेताओं ने भी हाल ही में इस प्रकार से
उत्तराखंड की जनता के संग जो है एक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, बाद में माफी मांगनी पड़ी। तो सारी सच्चाइयाँ प्रदेश की जनता जानती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में दोबारा से भाजपा की सरकार बनी और बागेश्वर उपचुनाव में भी हम निश्चित तौर पर यही होने वाले हैं। देवेंद्र जी, अब कांग्रेस बार बार देखिए अंकिता का मुद्दा उठा रही है, वो अग्निवीर योजना का मुद्दा उठा रही है, तो ऐसे जो मुद्दे हैं, क्या बागेश्वर में ऐसे मुद्दे काम करेंगे कांग्रेस के? देखिए, मैं दोनों मुद्दों पर बताता हूँ आपसे। जी पहले मैं अग्निवीर के बारे में बात करूंगा। जी। अग्निवीर योजना प्रदेश के हित में भी है, देश के हित में भी है, लेकिन कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि देश की सेना को मजबूत न होने दिया जाए जी और इसीलिए कांग्रेस के द्वारा अग्निवीर योजना का जो है वो विरोध किया जा रहा है। उत्तराखंड से हजारों युवक जो है हमारे अग्निवीर की जो परीक्षाएं हैं उनमें बैठ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारे युवा उसमें जो है घोषित हुए हैं सफल, और वे लोग अपना प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। तो उत्तराखंड के अंदर जो आम लोग हैं, जो युवक है, उसने अग्निवीर की योजना को अपनाया है, लेकिन कांग्रेस तो केवल विरोध करना है, तो विरोध कर रही है। जहाँ तक अंकिता हत्याकांड का सवाल है, तो अंकिता हत्याकांड के अंदर जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, चार्जशीट दाखिल हो गई है। कांग्रेस बार बार सीबीआई की बात कहती है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने खुद ही कह दिया था कि इस मामले में जो एसआईटी की जांच है वो अपने आप में पर्याप्त है और सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस को तो केवल भ्रम फैलाना है, तो कांग्रेस भ्रम फैलाती रहेगी। और जो बार बार वीआईपी की बात कहते हैं, तो जब एसआईटी ने कहा कोई वीआईपी नहीं है, हम भी कह रहे हैं कोई वीआईपी नहीं है, और ये कहते हैं वीआईपी है, तो हम कहते भाई आप ही बता दीजिए ना ये कौन वीआईपी है। आप कहिए एसआईटी के सामने जाके बयान दीजिए। केवल मीडिया में बोलना, डिबेट के अंदर इस प्रकार के आरोप लगाना, उससे राजनीति नहीं चाह करते। प्रदेश की जनता जानती है, इसलिए दोनों मुद्दे अपने आप में कोई मुद्दे नहीं है। और वास्तविक बात ये भी है, एक और कहूंगा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और इसीलिए जो बिना बात के मुद्दे होते हैं उनको जिंदा करना चाहती है, लेकिन उसका कोई फायदा कांग्रेस में मिलने वाला नहीं। अच्छा देवेंद्र जी, यहाँ पर अंकिता की बात है, उनके माता पिता कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उन्हें भरोसा नहीं है। ऐसे में उनसे आप लोग क्या बातचीत करके उन्हें भरोसा थोड़ा दिलाएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम तो सही हो रहा है? के द्वारा एक मांग की गई थी जी कि जो वकील है, सरकारी वकील है, जी जी उसको बदला जाए। हाँ। उसकी उनकी बात को मान लिया गया, उसको भी हमने कर दिया है। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो मंशा अपने आप में साफ है। जी जी। अब जो कहीं उनके मन में कोई शंकाएं हैं तो निश्चित तौर पर उन शंकाओं को हम दूर करेंगे। क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब हम आपको बता दें 3-4 दिन पहले की ही बाइट थी, उन्होंने ये बात कही थी कि क्या नाम है, जो है हमें भरोसा नहीं है और हम जो है अब हम उच्च न्यायालय में जाकर हम अपनी दरखास्त लगाएंगे। और ऐसे में तो क्या, जो जब इस तरह के बयान आते हैं तो हो सकता है वो एक माँ है, एक पिता है, तो उनको दुख होगा, अपनी बेटी उन्होंने खोया है, तो ऐसे में फिर उस पर राजनीति तेज हो जाती है। सर देखिए, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि जो मुद्दा है वो अंकिता के जो आरोपी हैं, हत्यारे हैं, अपराधी हैं, उन्हें गिरफ्तार करना और कानून के द्वारा उन्हें सजा दिलाना, उस काम में हमारी सरकार लगातार लगी हुई है। जी उनके द्वारा जो शंकाएं व्यक्त की गई उसके बारे में हमने कार्रवाई की है। जी इस पर भी उनके मन में कोई बिंदु होगा तो हम उस पर निश्चित तौर पर दूर करेंगे। जी और जो उनका नुकसान हुआ है, जी इस प्रकार से उनको मानसिक यातना झेलनी पड़ी है, जी जो भारी एक दुख का सामना करना पड़ा है, जी हम उनके साथ हैं, जी पहले दिन से साथ हैं। जी जो भी वो बात कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। जी ऐसे में अगर कोई मन की शंका है भी जी तो उससे हम निश्चित तौर पर दूर करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ मोहन काला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मोहन काला जी, स्वागत है चैन में आपका। मोहन काला जी, बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में क्या तैयारी है कांग्रेस की तरफ से? किस चेहरे को आप आगे कर रहे हैं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस जो है निरंतर मैदान में है। कांग्रेस का पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेगा, जिसको भी बागेश्वर के मैदान से जो है उतारेगा, कांग्रेस का तो एक एक साथी उसके साथ लगकर कांग्रेस को जो है मजबूती के साथ प्रदान कर और कांग्रेस इस उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां रही है, जो नीतियां उत्तराखंड विरोधी रही है, उन नीतियों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा। और बागेश्वर चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है। पार्टी अपना जो है प्रत्याशी को उतारने का काम करेगी इस चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को भी उजागर जनता के बीच में जाकर करेगी। और बागेश्वर के चुनाव में जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के जो
विकास जो है भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में रहा है, जो विनाश भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का किया है, चाहे मैं अभी बहन अंकिता भंडारी प्रकरण पर बात करूं, या चाहे मैं यूके ट्रिपल एससी पर बात करूं, या चाहे मैं हरिद्वार के प्रकरण को लेकर बात करूं, युवाओं पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर बात करूं, इन तमाम, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है चाहे वो हो, इन सब चीजों को लेकर जो है कांग्रेस जो है जनता के बीच में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उजागर करने का काम करेगी। और निश्चित ही बागेश्वर के उपचुनाव में कांग्रेस जो है विजयी होने के लिए जो है धरातल पर उतरकर काम करेगी। जी, तो इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये चुनाव आपके लिए तो एक तरह से सेमीफाइनल चुनाव की तरह, अगर आप इसको जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी ये मालूम है, आपको भी ये लगेगा, आप लोग का भी हौसला बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 1% मान लीजिए आप हार जाते हैं, तो ऐसे में फिर क्या आप लोगों को फिर दूसरे स्तर से फिर आप लोग तैयारी करेंगे? ये जनता जनार्दन का फैसला है, जनता जनार्दन जो फैसला देगी, पर मुझे निश्चित तौर पर जनता पर विश्वास है कि जिस तरीके की नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने की नीतियों ने इस प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है, जनता बिल्कुल इस बार वो जो भावनात्मक मुद्दे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर जो है उत्तराखंड के आम जनमानस के लोगों को बरगलाने का काम करती थी, गुमराह करने का काम करती थी, इस उपचुनाव में मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पर साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि जनता विकास के नाम पर, जनता जो है वो बागेश्वर के विकास के लिए और बागेश्वर के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ये मैसेज देना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, अब उन नीतियों से जो है उत्तराखंड की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और ये पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जो है वो पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेगा और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इस चुनाव में विजयी हो। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, आप लोग कई मुद्दे आपने गिनाए, लेकिन क्या ये जो मुद्दे हैं जब आप लेकर जाएंगे जनता के बीच में, तो क्या ये मुद्दे प्रभारी रहेंगे वहाँ पर? क्योंकि देखिए वहाँ पर इसलिए भी क्योंकि चंदन राम दास जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, एक अच्छे नेता भी रहे हैं, आप लोग को भी मालूम है, तो उन्होंने भी कई काम कराए हैं। तो कई सारे जो बीजेपी भी है भाई अपने तरह से वहाँ पर वोट मांगने के लिए जाएगी, बीच में जाएगी। तो क्या जो आप लोग इन मुद्दों को लेकर जाएंगे तो क्या जनता सुनेगी इन मुद्दों को? ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार है, सरकार साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथकंडे अपनाएगी, पर उन हथकंडों पर मार करने का काम कांग्रेस भी निरंतर करेगी। मैंने आपसे कहा ना कि, और आप अब देखिए जो मुद्दे मैंने आपसे बात की है उस पर अब जनता भी सवाल करने लगी है भारतीय जनता पार्टी से। ये एक, और ये बताता है कि अब सरकार के इन रवैयों से जो है वो जनता, अब इनके इन रवैयों से, इनके इन कारनामों से जनता वाकिफ हो चुकी है। और अब मैंने जिन मुद्दों पर मैंने आपसे बात करी हो, चाहे बहन अंकिता के प्रकरण पर बात करी हो, चाहे मैं पिंकी के प्रकरण पर आपसे बात करूं, चाहे मैं किरण नेगी के प्रकरण पर बात करूं, चाहे मैं यूके ट्रिपल एससी के प्रकरण पर आपसे बात करूं, या चाहे फिर मैं बेरोजगारों पर लाठीचार्ज पर बात करूं, अब इन मुद्दों पर जनता से लेकर और सामाजिक संगठन तक जो है सवाल पूछने लगे हैं। अब आम जनमानस भी बाहर आकर जो है सरकार से सवाल कर रहा है। और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बागेश्वर का चुनाव उत्तराखंड की राजनीति को तय करेगा। 2024 और 2027 भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, ये बागेश्वर का चुनाव बताएगा। 2024 और 27 ये आसान होने वाला नहीं, और खासकर बागेश्वर उपचुनाव तो आसान होने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन काला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।